Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, वन शॉट सीरीज़ हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, जिसमें हमने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, समझा था, उसके क्वेश्चन समझे थे, फार्मूला समझे थे, किस किस तरह का फार्मूला आपको किस किस तरीके से मिल सकता है। अगर मिस कर दिया है आपने तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स अपने आप पक्के कर सकते हैं। साथ ही अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके स्टूडेंट्स को उतना अच्छा रहेगा। तो बेटर है कि आप अपने फ्रेंड्स को जो अभी तक चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं तो उनको आप चैनल तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना हो। Students, because your exams are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for the finals as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy has launched free live mock test series for CUCT aspirants. You can give this 2-hour free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can either go for individual subscription for both part A and part B or can opt combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving sessions, test series, quizzes, and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUCT Part B batch will not only help you in cracking CUCT but will also help you with your science class 12th board exam. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English, and the general awareness. Now, it's the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exam to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box. Use my code AmitGod10 which flashes on the screen to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. Go for description box and use the given links in the descriptions and go to your preferred course. तो आज की जो क्लास है उसमें हम वन शॉट करने वाले हैं, पूरा हम रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में LPP बोलते हैं। तो ये चैप्टर हमारा पूरे 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो 6 मार्क्स का मतलब इसमें से एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का आना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आना है। कैसे कैसे आ सकते हैं, 2 मार्क्स वाले कैसे आ सकते हैं, 4 मार्क्स वाले कैसे आ सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जब भी आप LPP क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो LPP के अंदर आपके पास कुछ हर एक LPP जब भी आप बनाओगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो एक उसमें डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स हम इसमें यूज़ करते हैं x y, 2 वेरिएबल्स ही आपको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो तीसरा वेरिएबल हमें यूज़ नहीं करना। ओनली 2 वेरिएबल्स हैव्स टू बी यूज्ड एंड अदर वन इज़ डिसीजन वेरिएबल के बाद उससे हम बनाते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं आप, रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपके पास सिचुएशंस होंगी वहाँ पर सब कुछ लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सब कुछ रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिल जाएंगे। जो भी रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ पाबंदियाँ होंगी, उनको हमें फॉलो करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उन सब का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ उनका गोल होगा, उद्देश्य होगा जो हमें उसमें पूरा करना होगा। अगर हम यहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं डाइट प्रॉब्लम, किस किस तरह की प्रॉब्लम आएगी हमारे पास? डाइट प्रॉब्लम आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पर आ सकती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर इसमें जब हम रीजन बनाएंगे ना, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमने ये तीनों चीज़ बना ली, इनकी हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। उस ग्राफिकल मेथड में कॉर्नर पॉइंट मेथड होगा जो आपको फॉलो करना है।
दूसरा मेथड है वो हमारा सिलेबस से कट चुका है, तो हमें सिर्फ कॉर्नर पॉइंट मेथड करना है। अब इस कॉर्नर पॉइंट मेथड में कई बार जो हमारा फीजेबल रीज़न आएगा, मतलब जो सॉल्यूशन रीज़न आएगा उसको हम फीजेबल रीज़न बोलेंगे। वो फीजेबल रीज़न कई बार बाउंडेड आता है, कई बार अनबाउंडेड आता है। अब तो बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, सर फीजेबल रीज़न जो अनबाउंडेड है वो सिलेबस से हट गए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है, क्योंकि आपको डाइट प्रॉब्लम दी है। और डाइट प्रॉब्लम जब भी आप करोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमेशा फीजेबल रीज़न अनबाउंडेड ही आएगा। तो कहाँ से करोगे, अनबाउंडेड नहीं आता होगा तो। और डाइट प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन में है, तो यानी वो आपको करना है। तो कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है कि आप अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस को छोड़ दो, उनको समझो ही ना। डाइट प्रॉब्लम आ गई पेपर में, अनबाउंडेड आ गया, फंस गए ना। तो इसलिए फंसना नहीं है बिल्कुल भी, हर एक क्वेश्चन हमें करके चलना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेते हैं जब आपको ऑलरेडी इनइक्वलिटीज़ बनी बनाई मिलेंगी, आपको बनानी नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी आपको बनी बनाई मिलेगी। पहले हम 2 मार्कर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि जो 2 मार्कर क्वेश्चन में या तो आपको ऑलरेडी इनइक्वलिटीज़ बनी बनाई मिलेंगी और आपको सिर्फ उनको सॉल्व करना होगा, या फिर जो सिचुएशन आपको दी जाएगी उस सिचुएशंस को आपको फ्रेम करना होगा इनइक्वलिटीज़ में। तो इनइक्वलिटीज़ आपको उसमें बनानी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऑलरेडी इनइक्वलिटी दे दी, कॉर्नर पॉइंट दे दिया, आपसे Z पूछ लिया, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे। 4 मार्क्स में क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपको इनइक्वलिटीज़ बनानी पड़ेगी और उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब वही सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के, बाउंडेड का भी करेंगे, अनबाउंडेड का भी करेंगे। अगर ऐसा भी करेंगे जो मतलब सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, हर तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा ताकि आपको किसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर 2 हमारे पास सिचुएशंस हैं। एक में आपको यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स टू 2x प्लस में 4y, मतलब z कहाँ पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम बताओ, मिनिमम लिखा है तो मिनिमम बताओ। जैसा भी क्वेश्चन की डिमांड है उसी तरीके से हमें करना है। और आपको कंस्टेंट दे रखे हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। ये 2 आपको कंस्टेंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो कंस्टेंट्स हमें दे रखे हैं इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम करेंगे जब, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका ग्राफ। अब ग्राफ जब आप इसका बनाएंगे तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 5 है, इसकी आपको एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने का सबसे बेटर तरीका, सबसे आसान तरीका ये होगा, क्योंकि जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, कोई सा भी चैप्टर कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 मिनिमम पॉइंट चाहिए, तभी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट निकालने हैं, इसकी हेल्प से 2 पॉइंट निकालने हैं। वो 2 पॉइंट हम कैसे निकालें, आसान तरीका क्या रहता है, एक बार आप x को कर दो 0। अगर आप x को 0 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 करीब हमने यहाँ पर ले लिया। तो x को हमने 0 करा था, y की वैल्यू आ गई 5/2। अगर हम y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये काम आपको ग्राफ पे करना है, ठीक है। मैं तो अभी ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन आपको ये ग्राफ पे करना है। ग्राफ आपको मिलेगा तो आपको आसानी से पॉइंट पता चल जाएंगे कहाँ पर आपको लेने चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। अब उसके बाद दूसरा जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये ध्यान रखना जब भी आप ग्राफ में लाइन को लिखोगे ना, क्योंकि ये लाइन आप बना रहे हो इसकी x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 की लाइन बना रहे हो। अब ना तो आप ग्रेटर की बना रहे हो ना लेस की बना रहे हो, लाइन बना रहे हो इक्वल्स टू की। तो ग्राफ में जब भी आप लिखोगे यहाँ इक्वल्स टू ही लिखना है आपको। अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसकी लाइन कैसे पास करेगी। अब यहाँ पर x को आप 0 करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। दूसरी लाइन आपकी ये आ जाएगी। लाइंस पे एरो जरूर मारना क्योंकि ये लाइन है, ठीक है। कुछ भी ऐसा मतलब छोड़ना मत जिससे आपको कि मार्क्स आपके कट सके। तो ये लाइन अब आपकी ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद पहला काम हमारा कंप्लीट, लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। अब इसके लिए आप यहाँ पर टेबल बनाओ या मत बनाओ, ठीक है। कई बार ऐसा भी कर सकते हो, आपको मतलब लग रहा है कि आप वर्बली नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्या करो, इसकी टेबल बना लो, ऐसे टेबल जैसे हम बनाते थे छोटी क्लासेस में। लेकिन ये काम मैंडेटरी नहीं है, आपको लगता है तो बना लो। x को 0 करा y 4, y को 0 करा x 4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लाइन आपने बना दी। उसके बाद दूसरा काम अब क्या करना है हमें, पहला काम हमारा लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ पे। दूसरा काम हमें ये करना है कि जो लाइंस आपने ड्रॉ करी है उसका शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है, मतलब उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है।
क्योंकि जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, लाइन तो इक्वल्स टू की ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल्स टू है। तो हमारी जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, या तो हमारा सॉल्यूशन उसके लेफ्ट में होता है या उसके राइट में होता है। ठीक है, इसको लेफ्ट प्लेन, राइट प्लेन ऐसे भी बोलते हैं, हाफ प्लेन बोलते हैं। तो आप बोलने वालने की कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस समझ में आ जाना चाहिए हमें करना क्या है। जैसे ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन की या तो नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आएगा, या इस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो इसका सॉल्यूशन आएगा। तो किस तरफ हमें शेड करना है, ये फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट टेस्ट करना होता है। अब ये पॉइंट टेस्ट क्या होता है? पॉइंट टेस्ट का मतलब है, जैसे ये हम इस लाइन की अभी बात कर रहे हैं, इस लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट हैं या उस तरफ जितने भी पॉइंट हैं, लाइन के ऊपर मत लेना, लाइन के ऊपर नहीं, लाइन से या तो ऊपर की तरफ पॉइंट हो या लाइन से नीचे की। ऊपर का मतलब जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहे हैं ये वाले पॉइंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप चेक कर सकते हो, कोई भी पॉइंट, चाहे आप यहाँ पर, जैसे अब मैं अगर इस लाइन की बात करूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट 1 1 आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 1 0 भी आ जाएगा, 4 0 भी पॉइंट इधर ही है। तो इनमें से कोई भी पॉइंट आप चेक कर सकते हो, इसको बोलेंगे पॉइंट टेस्ट। कैसे करेंगे वो भी आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पॉइंट हमें लेना कौन सा चाहिए? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप पॉइंट लो ये 0 0 ओरिजिन। इजीली पता लग जाएगा कि लाइन के इस साइड में है या लाइन के उस साइड में है, कोई इसमें ज़्यादा पंगे वाली बात है नहीं। अगर आप 1 1 करोगे तो सोचोगे यार 1 1 इधर आएगा या कहीं इधर तो नहीं आ जाएगा 1 1, तो इतना कुछ सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने पॉइंट लिया 0 0, तो इसको आप पुट करो, फर्स्ट में भी पुट कर दो, सेकंड में भी पुट कर दो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सारा 0 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 5। मतलब सिचुएशन जो है आपकी, यहाँ जो स्टेटमेंट आ रही है वो ट्रू स्टेटमेंट आ रही है, क्योंकि 0 5 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या होता है? लेस देन और इक्वल्स टू, या तो लेस होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए, तो लेस तो हमारा आ ही रहा है, तो यानी ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो रही है। अब स्टेटमेंट ट्रू होने का या फॉल्स होने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर स्टेटमेंट अगर ट्रू है दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन इसके जो आपने पॉइंट टेस्ट करा था वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, यानी जो 0 0 है, 0 0 इज इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन, इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में इंक्लूड है दैट मीन्स क्या हुआ? इस लाइन के इधर वाला पार्ट आपको शेड करना है। एक हल्की ऐसे एरो डाल दो ताकि आपको पता रहे कि भाई इस लाइन के नीचे वाला पार्ट आपको शेड करना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब सेम काम हम करते हैं यहाँ पर सेकंड में। यहाँ भी आपने पुट किया इसको 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, यहाँ भी देखा आपने ट्रू आ रहा है, तो ये भी ट्रू आने का मतलब है कि 0 0 इसके भी सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, तो इसमें भी लाइन के जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो आपने शेड करना है। अब दोनों जो आपने लाइंस यहाँ पर ली थी, दोनों की लेफ्ट में आपको शेड करना है, तो दोनों का आपको कॉमन पॉइंट फाइंड करना है। कॉमन पॉइंट हमारा ये आ गया, कॉमन पॉइंट नहीं सॉरी कॉमन रीजन फाइंड करना है। ये वाला जो रीजन है ये आपका कॉमन रीजन है, जो इस लाइन के लेफ्ट में भी आ रहा है और इस लाइन के भी लेफ्ट में आ रहा है। अगर हम ये वाला पॉइंट ले लेते तो वो इस लाइन के राइट में चला जाता, अगर हम ये वाला रीजन ले लेते तो वो इस लाइन के राइट में चला जाता, और अगर ये वाला ले लेते तो ये तो दोनों के राइट में चला जाता। तो हमें कॉमन रीजन अपना फाइंड करना है कि कॉमन हमारा कौन सा रीजन होगा। अब दूसरी चीज़, रीजन हमने फाइंड कर लिया, आपको जो ये बाउंडेशन मैंने यहाँ पर करी, मैं इसको सॉल्यूशन को इधर क्यों नहीं ले गया, इधर क्यों नहीं ले गया? नहीं लेके जाना। क्यों नहीं लेके जाना? क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये बाउंडेशन मिलेगी। यहाँ पर कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू जो है वो 0 से हमेशा बड़ी रहनी चाहिए, 0 के बराबर रहनी चाहिए। अब x की लाइन जो 0 इधर होती है, ये लाइन x 0 की होती है, तो हमारा सॉल्यूशन इस लाइन के हमेशा राइट में होगा, और y 0 की लाइन ये होती है, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ होगा, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है, बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। जो अपनी रेगुलर वीडियो उसमें भी मैंने बताया था, अगर बाउंड्री क्रॉस करोगे तो गोली मार दी जाएगी। अपनी सीमा में रहना है भाई, अपनी बाउंड्री में रहना है। अपनी बाउंड्री कौन सी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, क्लियर कट है, ये आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपको हद, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे वहाँ भी होगी, क्योंकि ये x और y क्या है, जो आपकी लिमिटेशंस होंगी, जो आपको कुछ भी वहाँ पर निकालना होगा, आपने डेज निकालने होंगे, कॉस्ट निकालने होंगे, आवर्स निकालने हो, कुछ भी निकालना हो, वो सभी की सब माइनस में तो कुछ भी नहीं होगा, या तो वो 0 हो सकता है या वो पॉजिटिव हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है
कि ये वाली सिचुएशन आपके उसमें नहीं आएगी। आपको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपने आंसर को रखना है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अब आपका सारा सिचुएशन हो गया। आपने अब क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं इसके शेडिड पार्ट के। एक कॉर्नर आपका ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर हमारा ये है। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई सा भी मेथड लगाओ। तो यहाँ पर मैंने लगाया, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो x में से देखो x माइनस हो जाएगा, 2y में से y माइनस करेंगे y बच गया, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बच गया। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 3, 1। अब आपके पास चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे अपना z। अब बारी बारी से जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, पहले इनको लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स को, और इन सब को बारी बारी से z में हम पुट कर देंगे। पहले हमने ये वाला पॉइंट पुट करा, 0 यहाँ पर पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 5/2 यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10, 0 0 दोनों ही 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 यहाँ पर पुट करा तो 4 2 जा 8, और y में यहाँ 0 करेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पर 3 पुट किया तो 3 2 जा 6, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4, यानी आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ गई है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो 2 पॉइंटों पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई है। यहाँ पर मैक्सिमम आ गई, यहाँ पर मैक्सिमम आ गई। अगर एक पॉइंट पर मैक्सिमम आती तो हमारी वही एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाती, भाई इस पॉइंट पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम है। मान लो यहाँ पर मैक्सिमम होती तो हम कहते हैं कि भाई z इज़ मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। लेकिन हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर मैक्सिमम है, यानी इस पर और इस पर मैक्सिमम है वैल्यू। अब इन दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम है तो ये जो लाइन सेगमेंट इससे जो ज्वाइन हो रहा है, इसमें हर एक पॉइंट पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, तो यहाँ दिखा देंगे देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining 0 5/2 and 3 1 have maximum value। अगर एक पॉइंट आता तो सिर्फ वही एक पॉइंट बता देते कि इस पॉइंट पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि आपको साथ साथ समझाना भी था, और मेन चीज़ है कि आपको ये कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालने हैं, लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है, और आपको पॉइंट टेस्ट कैसे करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आपके जो नंबर हैं पूरे के पूरे आप बिल्कुल ले सकते हो। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे हम थोड़ा और जल्दी कर देंगे, क्योंकि अब जो चीज़ मेन जो चीज़ थी वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ में आई है तो यहीं से वीडियो को पहले रिवाइंड कर लो और यहीं से पहले देख के समझ लो कि ग्राफ कैसे बनाया, कैसे हमने इसके फीजेबल रीजन निकाला, कॉर्नर पॉइंट कैसे निकाला, ताकि आगे के किसी भी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कि इसको आपको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर भी आपको z जो दे रखा है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही होगा कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ करा। पहला कंस्ट्रेंट है हमारा 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू हमने 0 करी तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। तो ये लाइन हमारी हुई 2x + में y इक्वल्स टू 3, y - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ तो हमें y या x किसी को भी 0 पुट करेंगे तो हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है, दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है भाई। तो दूसरा पॉइंट हमें निकालने के लिए कोई और पॉइंट पुट कर लो, कोई ऐसा कंपल्सन थोड़ा ना कि हमें 0 0 ही पुट करना है।
0 0 से हमें यहाँ पर एक ही पॉइंट मिल रहा है, इसलिए हमें कोई दूसरा पॉइंट पुट कर लेना चाहिए ताकि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आ जाए। तो हमने x की जगह मान लो पुट कर लिया 1। अगर x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी आएगी 1। तो x1 y1 मतलब यहाँ कहीं होगा ऐसे, लाइन हमारी ऐसे पास कर जाएगी। ग्राफ में आप इसको और अच्छे तरीके से बना पाओगे। अब जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये भी हम निकाल लेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन होगी, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये लाइन होगी। सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें देखना है इसको पॉइंट टेस्ट करके। लाइन तो हमारी ड्रॉ हो गई, पॉइंट टेस्ट करके हमें देखना है कि हमारा जो रीजन है वो कौन सा आएगा, ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर पहली जो इक्वेशन है उसमें आप पॉइंट टेस्ट करने के लिए पुट कर दो 0 0। तो यहाँ पर 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब 0 कह रहा है कि 3 से बड़ा आएगा, पागल बना रहा है हमें। 0 3 से बड़ा थोड़ी ना होता है, 0 तो 3 से छोटा होता है। ठीक है, इतने तो बुद्धू नहीं हम। तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब हुआ कि जो 0 0 है वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। 0 0 नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन। अब नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन दैट मीन्स अगर हम इस लाइन की बात कर रहे थे तो 0 0 0 0 इधर है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इस तरफ शेड नहीं करना, इस तरफ शेड करना है। अब दूसरी लाइन आई। अब दूसरी लाइन देखो, y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर x और y सिर्फ दो वेरिएबल है, कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो जब कांस्टेंट नहीं होगा तो आपकी लाइन हमेशा 0 0 से पास करेगी। तो पॉइंट टेस्ट में मैंने क्या बताया था, आपको पॉइंट ऐसे लेने हैं जो इस लाइन के ऊपर ना आते हों। तो यहाँ पर अगर हम 0 0 ले लेंगे, यहाँ पर अगर हम 0 0 ले लेंगे तो पॉइंट तो हमारे पास लाइन पे आ गया ना। तो लाइन पर आ गया, इसका मतलब हुआ हमें ये पॉइंट नहीं लेना। इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमें शेड नीचे करना है या शेड ऊपर करना है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो 0 0 से पास करती हो उसके में आप कॉर्नर पॉइंट, जो उसके में जो पॉइंट टेस्ट करने के लिए आप पॉइंट लोगे, 0 0 के अलावा कोई और पॉइंट ले लो। और कोई और पॉइंट कौन सा होगा, सबसे बेटर रहता है कि आप x एक्सिस का कोई पॉइंट ले लो, आप y एक्सिस का कोई पॉइंट ले लो, क्योंकि ये तो और यहाँ से पास करेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मान लो 0 3 में चेक कर लेता हूँ, 0 3 0 1 0 2 1 0 1 2 1 2 नहीं 1 2 तो आ सकता है लाइन पर, वो देख लेना कि लाइन पर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मान लो मैं सबसे आसान तरीका क्या रहेगा कि मैं 1 0 ही पुट कर लूँ बस। तो ऐसी कोई लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसमें हमेशा आप 1 0 से टेस्ट कर सकते हो। अब मैंने रखा y की जगह 0 और इसकी जगह -1। तो ये कह रहा है कि -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। -1 0 से बड़ा होता है, फिर हमें पागल बना रहा है, नहीं होता। -1 0 से बड़ा नहीं होता, हमें पता है। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें 1 0 इंक्लूड नहीं होगा। हर बार 0 0 मत लिख देना। अगर पॉइंट टेस्ट आपने 1 0 से किया है तो 1 0 यहाँ पर आपको देखना है। तो 1 0 इधर होता है, ठीक है, यहाँ कहीं होता। तो इसका शेड इसके दूसरी तरफ हो गया, यानी इस तरफ हो गया। तो अब दोनों का कॉमन शेड देखेंगे, इस लाइन के राइट में है और इस लाइन से इस साइड में है। तो हमारे पास जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर ये दो आपको दे रखे हैं। तो ये आपका शेडेड रीजन हो गया। अब यहाँ जो शेडेड रीजन हो रहा है ना, ये बाउंड नहीं हो रहा, ठीक है, चारों तरफ से बाउंड नहीं हो रहा। यहाँ से ये फ्री है, बिल्कुल कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो फिजिबल रीजन यहाँ पर अनबाउंडेड है। तो फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो अब इसमें काम पहले वही करेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट के लिए हमें इस ये वाला पॉइंट चाहिए, इसके लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा प्लस x, यानी 3x हो गया। 3x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू भी आएगी 1। तो ये पॉइंट आएगा हमारा 1 1, ठीक है। ग्राफ से आपको और इजीली पता चल जाएगा, ये पॉइंट आपका 1 1 आना है। अब कॉर्नर पॉइंट आपको मिल गए सारे।
z आपके पास है ही, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 1 1 0 3, बस 2 ही कॉर्नर पॉइंट रह गए क्योंकि यहाँ तो ये अनबाउंडेड है, पता ही नहीं कहाँ जाएगा। तो 1 1 यहाँ पुट करेंगे तो 6 + 1 7 हो गया, यहाँ से 3 पुट करेंगे इधर तो ये आ गया 3। तो एक वैल्यू आ गई 7 और एक वैल्यू आ गई 3, तो हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ये है। लेकिन क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, आपका फाइनल आंसर यहाँ पर अभी नहीं आया है, आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर अभी कुछ और भी। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पर? चेक करना पड़ेगा, चेक द इनइक्वलिटी। ये सिर्फ उसमें करना है जहाँ अनबाउंडेड आएगा। चेक द इनइक्वलिटी, कौन सी इनइक्वलिटी चेक करनी है आपको? जो z आपको दिया हुआ है 6x प्लस में y, आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो ग्रेटर का साइन लगाना, मिनिमम पूछी है तो मिनिमम का साइन लगाना, और जो वैल्यू आपको 7 निकली है ये वैल्यू आपको चेक करनी है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके लिए हम इस इनइक्वलिटी को ड्रॉ करके देखेंगे। एक पॉइंट तो आपका ये आएगा ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसी पर आपका मैक्सिमम निकला है। एक दूसरा पॉइंट और देखते हैं। अगर दूसरा पॉइंट हम करें x की वैल्यू 0 कर दें तो y की वैल्यू आएगी 7, तो y की वैल्यू 7 यहाँ कहीं आएगी। तो हमारी ये लाइन यहाँ से पास कर रही है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से मतलब इस तरह से पास कर रही है। डॉटेड लाइन में आप शो कर देना इसे। ठीक है, 6x प्लस में y = 7। अब ये लाइन हमारी इस पॉइंट से तो पास कर रही है, लेकिन ये जो फिजिबल रीजन है यहाँ से भी पास कर रही है, सॉल्यूशन रीजन है यहाँ से भी पास कर रही है। इसका मतलब हुआ कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कोई एक यहाँ पर पॉसिबल नहीं होंगी, कोई सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, फिजिबल रीजन से पास कर रही है। तो देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू अभी पॉसिबल नहीं है। अगर ये लाइन सिर्फ ऐसे पास कर जाती, सिर्फ शेडेड रीजन के बाहर से कहीं से ऐसे पास कर जाती, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन पॉसिबल होता। उसमें हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फिजिबल रीजन से पास हो गई तो कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन और हम समझते हैं ऐसे ही, जिसमें आपको इनइक्वलिटीज़ दे रखी हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते रहते हैं, सर स्क्रीनशॉट का आप टाइम नहीं देते हो, तो पूरा टाइम दे रहा हूँ, अच्छी तरह से ले लो स्क्रीनशॉट। ऐसा स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल HD क्वालिटी में। तो आपके पास यहाँ पर इनइक्वलिटी एक दे रखी है, मैक्सिमाइज करना है z = x + y। कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं x y > 0। ये जो अलग अलग हम लिखते थे x > 0, y > 0, इन दोनों को कंबाइंड करके आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। मतलब वही है इसका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है भाई, बाहर नहीं जाना है। बार बार आपको चेतावनी मिलती रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहो। ये हमारे पास आ गया x - y < -1, और फिर आ गया x > y। ग्राफ बनाते हैं। ये दोनों तो हो ही गया, x0 इधर y0 इधर। यहाँ पर x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आएगी -1, तो y की -1 इधर आ गई, और y को 0 करते हैं, सॉरी y की -1 नहीं, y की तो +1 हो जाएगी ना, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की +1 आएगी इधर। और अगर हम y को 0 करते हैं तो x की -1 आ रही है। तो लाइन आपकी इस तरह से पास कर रही है। ठीक है, ये लाइन आ गई हमारी x - y = -1। यहाँ पर y 0 करते हैं तो x 0 हो जाएगा, x 0 करते हैं तो y 0 हो जाएगा, यानी ये वही पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो कोई और पॉइंट ले लो, y की जगह 1 करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो आपकी लाइन ऐसे पास करेगी। ठीक है, 1 1 यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही कहीं भी, तो हम देखते हैं कॉमन रीजन क्या है, इसके बीच में आ रहा है हमारा या नहीं आ रहा है, शेडेड रीजन। तो इसको तो हमें टेस्ट करना नहीं, हमें इसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप 0 0 पुट करके देखो। इसमें अगर आप कोई और पॉइंट भी पुट करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 0 0 आपको करना मैंडेटरी है। तो यहाँ 0 किया हमने, ये कह रहा है कि 0 < -1, 0 < -1 होता है क्या? नहीं होता ना, 0 -1 से बड़ा होता है, यानी ये भी फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आने का मतलब है कि 0 0 इंक्लूड नहीं है।
तो 0 0 इस लाइन से इस तरफ है, ये इंक्लूड नहीं है, इसके अगेंस्ट आपको जाना है, इसके अगेंस्ट आपको जाना है, ठीक है। आप दूसरी वाली में वहाँ 0 0 नहीं कर सकते क्योंकि 0 0 से लाइन हमारी पास हो रही है, वहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 1 0, तो वहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये ट्रू आ रहा है, 1 0 से बड़ा होता है, तो 1 0 से बड़ा होता है, 1 0 हमारा इधर आएगा, तो इसी तरफ शेड करना है, इस तरफ शेड करना है, इसका शेड ऊपर जा रहा है, इसका शेड नीचे जा रहा है, भाई कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा हमारे पास। जब कॉमन नहीं आ रहा, देयर इज़ नो कॉमन रीजन, देयर इज़ नो कॉमन शेडेड रीजन। अगर कॉमन रीजन नहीं है तो दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। ना तो आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ना मिनिमाइज कर सकते, कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद हम कुछ करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, डाइट प्रॉब्लम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और असाइनमेंट प्रॉब्लम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। चारों तरह की प्रॉब्लम मैं आपको कराने वाला हूँ ताकि आपको हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाए। तो वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उसमें कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 टाइप ऑफ टीचिंग एड्स A एंड B फॉर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए कुछ टीचिंग एड्स एक कंपनी बना रही है। Each type A require 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। फैब्रिकेटिंग के लिए उसको 9 लेबर आवर चाहिए और फिनिशिंग के लिए 1 लेबर आवर चाहिए। Each type of require 12 labor hour. Each type of B require 12 labor hour for fabricating and 3 for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hour available per week are 180 and 30. The company makes a profit of rupees 80 on each of type A and rupees 120 in each of type B. How many pieces of type A and B should be manufactured per week to get a maximum profit? तो कितने कितने टीचिंग एड्स उसे बनाने चाहिए पर वीक ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। मेक इट इज एन LPP एंड सॉल्व ग्राफिकली व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। तो हमें मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पर क्या मैक्सिमाइज करना है, Z मैक्सिमाइज करना है। Z क्या है यहाँ पर, जो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो टीचिंग एड्स हम बना रहे हैं, 2 तरह के टीचिंग एड्स हैं, टाइप A एंड टाइप B। तो टाइप A टीचिंग एड मान लेते हैं X है और जो टाइप B टीचिंग एड्स है उसको मान लेते हैं Y है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग वाले हम प्रॉब्लम करते हैं तो आप इसको ना एक टेबल में बना के जो भी सिचुएशन दी हुई है उससे आप करोगे तो थोड़ा आपको आसान पड़ेगा करना। इस टेबल में आप लिख लो क्या क्या आपको बनाना है। टाइप A ये हमने X यूनिट बनाने, टाइप B ये हमने Y यूनिट बनाने, ठीक है। अब इसको बनाने में क्या क्या आपको चाहिए, टाइप A और टाइप B को बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें यहाँ पर चाहिए फैब्रिकेटिंग आवर्स और फिनिशिंग आवर्स। तो फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग 2 काम हमें यहाँ पर करने हैं। तो उसने क्वेश्चन में बताया कि जब उसे टाइप A बनाना था तो 9 लेबर आवर उसे चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए और 1 लेबर आवर चाहिए उसको फिनिशिंग के लिए। जब वो टाइप B बना रहा है तो उसको यहाँ पर चाहिए 12 आवर्स फैब्रिकेटिंग के लिए और 3 फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ पर आपको जो ये नंबर ऑफ आवर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप अनलिमिटेड काम कराते जाओगे, अत्याचार नहीं करना है, ठीक है। अनलिमिटेड काम नहीं कराना है। काम कराने के आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है कि भाई मैक्सिमम लेबर आवर आपको मिलेंगे 180 एंड 30, ठीक है। मैक्सिमम लेबर आवर कितना है हमारे पास, 180 एंड 30 आवर्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम आवर्स कितने हैं, फैब्रिकेटिंग के लिए आपको 180 आवर्स मिलेंगे पर वीक और फिनिशिंग के लिए आपको 30 आवर्स मिलेंगे पर वीक। तो यहाँ पर यूनिट आपकी ये भी आवर्स में है, ये भी आवर्स में है, ये भी आवर्स में है, यहाँ भी सारा कुछ आवर्स में है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन बन गई 9x + 12y लेस देन इक्वल्स टू 180, ठीक है। लेस देन क्यों लगाया, क्योंकि मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल हैं आपके पास, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इतने आवर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते, ठीक है, केस दर्द हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 180 आवर्स तक काम करा सकते हो, यानी या उससे कम चाहो करा सकते हो, ठीक है। 180 नहीं कराना चाहते, कम कराना चाहते हो कम करा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं करा सकते, इसलिए यहाँ पर लेस देन का साइन है। अब यहाँ से देखो कॉमन निकल जाए तो कॉमन निकालो, 3 से यहाँ पर ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है। तो आपका जो पहला कंस्ट्रेंट बन गया 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 60।
अगर हम दूसरे पे चलें तो यहाँ से बनेगा x प्लस में 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। ये हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट बन गया। अब एक जो कंस्ट्रेंट इनविजिबल है, जो आपको क्वेश्चन में नहीं मिलता है, क्वेश्चन में नहीं मिलता तो भूल मत जाना उसे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इन दोनों को किसी भी क्वेश्चन में भूलना मत, क्योंकि क्वेश्चन में होते तो नहीं है, इनके बारे में कुछ लिखा तो होता नहीं है, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, अगर उसने बोल दिया कि भाई आपको जो फैब्रिकेटिंग आवर्स है कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आपको लगाना पड़ेगा, तो एक अलग बात है, तो आप यहाँ पर उसी के हिसाब से चेंज कर देंगे। अदरवाइज कुछ नहीं मेंशन किया तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है। इसको अगर आपको लिखे बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, सही भी कर दिया, तो भी 8 नंबर नहीं मिलने आपको, ठीक है। एक आध नंबर तरस खा के कोई टीचर दे देगा, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, भूल मत जाना इसको। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब रह गया हमारा z क्या बनेगा हमारा, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है हमें, z को करना है हमें मैक्सिमाइज। तो जो टाइप ए था टीचिंग एड, उस पर प्रॉफिट हो रहा है 80 का, और टाइप बी पर प्रॉफिट हो रहा है 120 का। तो 80x प्लस में 120y, ये हमारा z बन गया। सारी सिचुएशंस की हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट बना ली है, मैक्सिमाइज हमें करना है z को। अब बस काम क्या रह गया है, ग्राफ ड्रॉ करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये काम अभी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे कैसे हमें करना है। तो फटाफट हम इसको कर देते हैं। x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 20 आएगी। तो ये लाइन हमारे पास ऐसे आ गई, 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 60। दूसरी लाइन हमारे पास x 0 करते हैं तो y आ जाएगा 10, और y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 30। तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। ये दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाएगा। इसको इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, मर्जी आपकी है। यहाँ कॉर्नर पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा 12 और 6। ग्राफ पे बनाओगे तो उससे भी आपको पता चल ही जाएगा। अब शेड करो इसे कि आपके पास जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो कौन सा रीजन आएगा। अगर हम पॉइंट टेस्ट करते हैं पहले वाली में, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 60। तो ये सिचुएशन आपकी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। 0 60 से छोटा होता ही है, तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो इस लाइन की में ओरिजिन की तरफ आपको शेड करना है। दूसरे वाले में पॉइंट टेस्ट करते हैं, वही 0 0 कर दो, ये भी ट्रू है। तो इसमें भी आपका शेड, अगर दोनों में लेस का साइन है ना, तो आपका बाउंडेड रीजन ही आएगा। तो ये वाला रीजन हमारा आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट क्या बन गए, कॉर्नर पॉइंट एक तो ये हो गया 0 10, एक ओरिजिन हो गया 0 0, और दूसरा 20 0, और वो जो पॉइंट आ गया कॉमन हमारे पास 12 6। इनको z में पुट करेंगे, 80x 120y। अगर हम 10 को यहाँ पर डालते हैं तो ये हो जाएगा 1200। 0 0 से तो दोनों 0 हो जाएंगे। 20 यहाँ डालेंगे तो हो जाएगा 1600। 12 8 जा 960, ये हो जाएगा 960, और इधर से आ जाएगा 720, ये आ जाएगा 1780। तो ये 4 वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इन चारों वैल्यूज़ में से आपको चेक कर लेना है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। कौन कौन सी आई, तो 1200 आ गई, 1600 आ गई, और ये 1680 आएगी, ठीक है, ये 1680। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये आ रही है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट is 1680 rupees if type A produce 12 unit, type A and type B produces 12 and 6 unit respectively। जो भी आंसर आपका आएगा उसको लास्ट में मेंशन जरूर कर देना कि आपने निकाला क्या है। खाली यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट की टेबल बना के मत छोड़ देना, मैक्सिमम ये है, बाकी अपने आप लिखते रहो, बेकार में आपका इसका नंबर कट जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। एक डाइट के अंदर 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए होना चाहिए और 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी डाइट बनानी है, कम नहीं करना, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। टू फूड F1 एंड F2 आर अवेलेबल, दो तरह के फूड अवेलेबल है हमारे पास। फूड 1 की कॉस्ट कहता है ₹4 पर यूनिट है और फूड 2 की कॉस्ट ₹6 पर यूनिट है। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल्स। जो फूड F1 है उसके अंदर 3 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और 4 यूनिट ऑफ मिनरल्स होना चाहिए। जो F2 है उसके अंदर 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए है एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल्स है। फॉर्मुलेट दिस इज LPP एंड फाइंड ग्राफिकली द मिनिमम कॉस्ट फॉर द डाइट। मिनिमम कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमारे मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मिनिमम कॉस्ट। बस यही आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, दो तरह की डाइट है। डाइट प्रॉब्लम आएगी ना, उसको भी आप टेबल में बना लो तो बेटर रहेगा कि आपने दो आपके पास डाइट है, उसके अंदर मतलब दो फूड है। F1 ये मान लेते हैं हम X यूनिट हो गया, फूड F2 ये हो गया Y। इसके अंदर जो भी हम डाल रहे हैं उसकी आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी दी हुई है, क्या कंटेंट यहाँ पर है, फूड के अंदर विटामिन ए है और मिनरल्स है, ये दो चीज़ फूड के अंदर है। तो जो फूड F1 है उसके अंदर कितना यूनिट विटामिन ए है, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए 3 यूनिट हो गया एंड मिनरल्स इज 4 यूनिट। और जो फूड F2 है उसके अंदर 6 एंड 3, ये 6 है और 3 है। अभी जो विटामिन और मिनरल्स है ये कितना आपके पास है या डाइट के अंदर कितना होना चाहिए, ये आपको रिक्वायरमेंट उसने दे रखी है कि डाइट है उसके अंदर 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए से कम नहीं होना चाहिए भाई। तो आपको यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट विटामिन ए की दे रखी है 80 और मिनरल्स की दे रखी है 100। तो यहाँ से आपके पास जब इनइक्वलिटीज़ बनेंगी तो पहली क्या आ गई, 3x प्लस में 6y लेस देन इक्वल्स टू 80। लेस देन का क्यों साइन लगाया, क्योंकि आपके लेस का नहीं, ग्रेटर का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड दिया हुआ है। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 80 यूनिट होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज देयर 80। तो यहाँ पर हमेशा साइन जब भी एटलीस्ट आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाएंगे कि इसके अंदर विटामिन की क्वांटिटी जो है वो कम से कम 80 है या उससे ज़्यादा है। ज़्यादा आप कर लो ठीक है, लेकिन कम नहीं करनी है। सेम यहाँ पर दूसरी सिचुएशन है, 4x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, ये आ गया आपके पास। इसके अलावा जो इनविजिबल इक्वेशन हमारे पास होती है ये आपको हमेशा रखनी है। अब बात आ गई Z की। Z में आपसे पूछा यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट क्या है। अब फूड F1 है वो मिलता है आपको ₹4 पर यूनिट, तो Z हमारा क्या बन रहा है, ₹4 पर यूनिट। एंड F2 मिलता है हमें ₹6 पर यूनिट। तो ये हमारा Z आ गया। इसको करना है आपको मिनिमाइज, यानी कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है, कम करना है। तो अब सब कुछ आपके पास है, बस सॉल्व करना है। ग्राफ बना दो। ग्राफ जब हम इसका बनाएंगे तो x को रखते हैं 0 पहले वाले में, x को 0 रखेंगे तो y आ रहा हमारा 80/6। 80/6 यानी 40/3। 40/3 का मतलब 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 40/3 आप लिख दो बस सीधा। उसके बाद फिर अगर हम y को 0 करते हैं तो x आता है 80/3 मतलब 27 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 80/3। ये लाइन आपकी आ गई। अगर हम इसमें x को 0 करते हैं तो y आ जाएगा 100/3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग, तो ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। और y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 25, तो ये 27 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इससे थोड़ा सा कम ही आएगा। तो लाइन आपकी यहाँ पर क्रॉस कर जाएगी। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यहाँ पर क्या बनता है, ये पॉइंट बनेगा आपका 24 एंड 4/3। ये वाला पॉइंट हमारा बन रहा है 24 एंड 4/3।
इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड आप लगा दो। पॉइंट टेस्ट करेंगे तो पॉइंट टेस्ट करोगे, यहाँ पर आएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 80, फॉल्स आ गया। यहाँ पर करोगे ये भी फॉल्स आ रहा है, दोनों में फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब दोनों में जो शेडेड पार्ट है ना वो इसके ओरिजिन के अगेंस्ट जा रहा है, तो दोनों का कॉमन पार्ट आपका ये वाला बन जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे क्या बने, Z हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट आ गया एक तो 0 एंड 100/3, 24 एंड 4/3, 80/3 एंड 0। ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट है। अब यहाँ पर वैल्यू रख के देखो, अगर आप रखते हो 0 100/3 पर, तो यहाँ से इधर रखोगे 0 हो गया, 3 से इसको काट लेंगे 2 बचेगा, 2 से 100 को मल्टीप्लाई मतलब 200, 24 4 जा हो गया 96, और 3 से हमने इसको कैंसिल करा 2 पर, 2 4 जा 8, तो 96 प्लस में 8 कितना हो गया हमारे पास 104। 80/3 यहाँ पर रखते हैं तो ये बन जाएगा 320/3, तो 320/3 का मतलब कितना हो गया 320/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 66 ये आ जाएगा। तो इसमें सब मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए क्योंकि कॉस्ट आपको मिनिमाइज़ करनी थी, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो शेडेड रीजन है वो अनबाउंडेड है, बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो इनइक्वलिटी है, सो वी हैव टू चेक इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या लेंगे हम, z आपके पास है 4x प्लस में 6y लेस देन, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछिए तो लेस, मैक्सिमम पूछिए तो ग्रेटर, और जो वैल्यू आपकी निकली है वो इधर। तो इस लाइन को हम चेक करके देखेंगे लाइन कहाँ से पास कर रही है। सबसे पहले तो जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आपकी निकली है यही पॉइंट आप चेक करोगे हमेशा, तो ये वाला पॉइंट तो इसमें आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि इसी से तो आपकी वैल्यू मिनिमम निकली है। अब इसके अलावा एक पॉइंट और निकाल लो कोई, अगर हम y को 0 कर दें, x को 0 कर दें, x को 0 करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 104/6, तो y की वैल्यू 104/6 का मतलब हो गया 3 से इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, यानी 17 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर कहीं आएगी, ठीक है, कहीं भी अभी अंदाजे से ले रहा हूँ, आप ग्राफ में तो एग्जैक्ट ले पाओगे। तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो आपकी जो लाइन आएगी ये इनइक्वलिटी की लाइन शेडेड आप ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये पास कर रही है। अब ये लाइन आप देख रहे हो कि ये जो फिजिबल रीजन है उससे पास नहीं कर रही है, इट हैज़ नो कॉमन पॉइंट विथ फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन से पास नहीं कर रही है, दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला था मिनिमम, ये पॉसिबल है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज ₹104। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई, किस पर आई, एट 24 एंड 4/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्वेश्चन आपके पास नीचे यहाँ पर दिया हुआ है और इसकी टेबल आपको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं होगा कि नीचे टेबल भी हम बना दें और क्वेश्चन भी लिख ले। तो टेबल इसमें आपको कॉस्ट की दे रखी है, ठीक है, इधर हम टेबल एक बना लेते हैं, कॉस्ट इन रुपीज़ कैसे कैसे आपको दी हुई है। ए बी सी 3 आपके पास डिपोट हैं, 2 फैक्ट्री हमारे पास और 3 डिपो हैं ए बी सी। 2 डिपो हमारे पास, एक पी हो गया और एक क्यू हो गया, और 3 हमारे पास डिपो हो गए।
तो जो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख लूँ 160 100, उसके बाद 100 120 एंड 150 100। ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में कहता है कंपनी हैज़ 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड एट पी एंड क्यू एंड हैज़ 3 डिपोट सिचुएटेड एट ए बी सी। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपो ए बी सी रिस्पेक्टिवली 5 5 एंड 4 यूनिट। तीनों की वीकली रिक्वायरमेंट इतनी है। वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री एट पी एंड क्यू आर 8 एंड 6 यूनिट। द कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज़ गिवन। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर यूनिट के हिसाब से ये आपको दे रखी है। तो हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। तो हमें किस तरह से सप्लाई करनी चाहिए कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हमें पड़े। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन में हमेशा जो आपको 2 फैक्ट्री दे रखी हैं या डिपो दे रखे होंगे 2 चीज़, उसको आप यहाँ पर ले लेंगे पी और क्यू। अब इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो इसकी थी 8 यूनिट और इसकी है 6 यूनिट। यहाँ से आपको सप्लाई करनी है 3 जगह, ए बी और सी। अब इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ए बी सी की वो दे रखी है आपको 5 यूनिट, इसकी भी 5 यूनिट और इसकी 4 यूनिट। अब ये सप्लाई हम कैसे करेंगे, जो पी के पास 8 यूनिट है तो पी क्या करेगा, यहाँ से इसको x यूनिट की सप्लाई कर रहा है, यहाँ से इसको y यूनिट की सप्लाई कर रहा है और यहाँ से इसको z यूनिट की सप्लाई कर रहा है। ऐसे अगर सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, z हमें नहीं लेना क्योंकि LPP कर रहे हो, आपको 2 वेरिएबल के अंदर ही क्वेश्चन रखना है। तो अगर आप इसके पास देखो टोटल 8 यूनिट था, उसमें से x इसने यहाँ दे दिया, y इसने यहाँ दे दिया, बाकी इसके पास जो बचा कितना बचा 8 माइनस x माइनस y, ये इसने c को दे दिया। अब यहाँ एक्स वाई ले लिया तो जब Q से हम यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम इन तीनों का यूज़ करेंगे। एक ही कैपेसिटी थी 5, उसको x यूनिट यहाँ से मिल गया तो बाकी का वो यहाँ से ले लेगा, यानी कितना 5 माइनस एक्स। ऐसे इसकी कैपेसिटी भी y थी और 5 है तो इसको y यहाँ से मिल गया, बच गया 5 माइनस वाई। इसकी कैपेसिटी थी 4 में से इसको इतना यहाँ से मिल गया तो इसकी ब्रैकेट आप खोलोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 4। तो ये तो होगी इनका डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट आपको ये दे रखी है पर यूनिट के हिसाब से। ए पी से जब आप ए पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 160 की कॉस्ट है, तो यहाँ 160 आ गया, इधर 100, इधर 150। इधर जब क्यू से करोगे ट्रांसपोर्टेशन तो इधर 100, इधर 120 और इधर 100। तो ये वैल्यूज़ आपके पास है। अब यहाँ से आपको z बनाना है, आपको कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो हम यहाँ से कंस्ट्रेंट बनाते हैं। तो कंस्ट्रेंट आप कैसे बनाओगे, जो भी आप सप्लाई करोगे, सप्लाई 0 से कम तो नहीं कर सकते भाई। आप ये तो कहोगे या तो कि भाई मेरे पास है ही नहीं सप्लाई, मैं कर ही नहीं सकता, या फिर आप सप्लाई करोगे 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव। तो आपने जो सप्लाई यहाँ पर x की करी तो वो बन गया x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये बन गया आपका फर्स्ट। सप्लाई आपने करी y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये बन गया आपका सेकंड। सप्लाई आपने करी 8 माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 8। 5 माइनस एक्स, इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 5। उसके बाद 5 माइनस वाई, तो y लेस देन इक्वल्स टू 5। उसके बाद फिर यहाँ पर है x प्लस वाई, इसमें 4 को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये आपके पास 6 कंस्टेंट बन गए, यानी 6 लाइनें आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। और फिर हम बनाते हैं इसका z। तो z आप गया, z हो गया है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, x यूनिट की यहाँ सप्लाई कर रहे हो और 1 यूनिट की कॉस्ट 160 है, तो 160 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 160x, यहाँ पर करोगे 100y, इधर करेंगे 150 इंटू में 8 माइनस एक्स माइनस वाई, 5 माइनस एक्स इंटू में 100, 120 इंटू 5 माइनस वाई, 100 इंटू
एक्स प्लस वाई माइनस 4। अब इन सब को सिंप्लीफाई करके आपके पास जो एक इक्वेशन बन जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 160x नहीं 10x माइनस 7y प्लस 190। ठीक है, इन सब की ब्रैकेट ओपन करने के बाद, उनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका z बन जाएगा 10x माइनस 70y आएगा प्लस में 1900। ठीक है, अब यहां पर जो कंस्टेंट हमने बनाए हैं उनकी हेल्प से हम बनाते हैं इसका ग्राफ, क्योंकि यहां पर कई सारी लाइंस यूज हो रही हैं तो यहाँ पर मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। आपके पास ग्राफ में होगा, आप इजीली कर लोगे। 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला जो x0 y0 है उसका तो ज़रूरत नहीं है आपको। x0 ये हो गया, y0 ये हो गया। इसमें करते हैं x की 0 तो y की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 8। मतलब एक तो पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। x इन दोनों को बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। x0 y4 y0 x4। ये दूसरी लाइन आ गई आपके पास। यहाँ पर x5 y5 दोनों 5 हैं तो 5 यहाँ से, x की वैल्यू 5 यहाँ से आएगी, y की वैल्यू 5 इधर आएगी। अब यहाँ पर देखो कॉमन पार्ट क्या आएगा। अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से आएगा आपके पास ट्रू। यहाँ 0 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से भी आएगा ट्रू। यहाँ 0 0 पुट करते हैं तो यहाँ से भी आएगा ट्रू। यहाँ 0 0 करते हैं तो यहाँ से आएगा फॉल्स। तो इस वाली सिचुएशन में फॉल्स आ रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन, इसका शेड पार्ट आप इधर करोगे, इसका शेड पार्ट नीचे की तरफ करोगे, इसका शेड पार्ट इसकी तरफ, इसका भी शेड पार्ट इधर। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका शेडेड रीजन आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट इसमें एक तो ये हमारे पास है 0 4, एक ये है 0 5, एक ये पॉइंट आ गया आपके पास। यहाँ पर देखो y की वैल्यू 5 है और इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। एक ये पॉइंट है 5 0, एक ये पॉइंट है 4 0। तो कई सारे सॉल्यूशन पॉइंट, वो कॉर्नर पॉइंट आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर पॉइंट है, 6 से हमें चेक करना पड़ेगा। तो कॉर्नर पॉइंट और z क्या हमारे पास 10x माइनस 70y प्लस 1900। तो ये आपके पास 0 4 0 5 3 5 5 3 5 0 4 0। जब आप 0 4 पुट करोगे तो x वाला तो 0 हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 280। तो 1900 में से अगर आप 280 करोगे माइनस, कौन सा पॉइंट था हमारा 0 4, तो ये बनेगा आपके पास 1620। फिर उसके बाद पॉइंट है हमारे पास 0 5। तो 0 5 में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 350। तो 1900 में से अगर हम 350 माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 1550। 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 35। तो 30 में से 35 माइनस 35 नहीं सॉरी 350 ये हो गया और 30 ये हो गया, तो माइनस 320। तो 320 माइनस करोगे इसमें से तो ये बनेगा हमारे पास 1580। अगर हम लेते हैं 5 3, तो यहाँ पर आ गया 50, यहाँ पर आ गया 210 माइनस का और 1900। इस सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 5 3 में 1740। फिर 5 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, इधर आ जाएगा 1900, तो ये तो हो जाएगा 1950।
और 4 पुट करोगे तो आ जाएगा 1940। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रखनी है हमें, ज़्यादा तो नहीं रखनी है ना, हर कोई चाहता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम लगे। तो ये बनेगा आपका मैक्सिमम, मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी मिनिमम है इतनी 1550। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, अगर आप P से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, P से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो x यूनिट, x की वैल्यू क्या है 0, तो फ्रॉम P टू Q, P टू A 0 यूनिट। यहाँ पर कितना कर रहे हो y की वैल्यू कितनी आई है 5, तो P टू B 5 यूनिट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी 3 यूनिट। तो A से तो इस तरह से P से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 0 यूनिट, 5 यूनिट और 3 यूनिट। फिर Q से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, Q से डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वैल्यू तो आपकी वही रहेगी 0 5 ही, तो यहाँ 5 माइनस 0 5 यूनिट हो गया। उसके बाद फिर Q से 5 माइनस y की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 5 यानी 0। उसके बाद फिर यहाँ पर है x प्लस वाई माइनस 4, एक्स प्लस वाई करोगे आप 5 माइनस 4 यानी 1। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत करना सर इतना लंबा क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, 4 नंबर में नहीं आएगा। आ सकता है 4 नंबर में, कर लेना अच्छे तरीके से, ये नहीं कि इसको स्किप कर देना। ठीक है, हो सकता है वैल्यूज़ आपको थोड़ी और छोटी दे दी जाए, या हो सकता है कि आपसे फॉर्मुलेट करवा लिया जाए, खाली ये आपसे ना पूछा जाए, हो सकता है सिर्फ आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए और फॉर्मुलेट करवा लिया जाए कि इसका z क्या होगा, कंस्ट्रेंट क्या होंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से इसको करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो असाइनमेंट प्रॉब्लम का है। असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको CBSE हैंडबुक में दे रखे, बाकी RD में या ML में आप देखोगे तो असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर भी आप CBSE हैंडबुक से भी कर लेंगे तो भी इनफ है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहता है कंपनी हैज़ 2 ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर नेमली ग्रुप A एंड ग्रुप B। ठीक है, 2 ग्रुप के इंस्पेक्टर हमारे पास कंपनी के अंदर हैं, हु आर असाइन टू डू ए क्वालिटी इंस्पेक्शन वर्क। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट एट लीस्ट 1800 पीसेज आर इंस्पेक्टेड फॉर 8 आवर डे। मतलब दिन में जो 8 घंटे उन्हें मिलते हैं उसके अंदर उनको कम से कम 1800 पीसेज को इंस्पेक्ट करना है। इट इज़ नोन दैट इंस्पेक्टर ऑफ ग्रुप A कैन चेक पीसेज एट द रेट ऑफ 25 पर आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 98%। जो ग्रुप A का इंस्पेक्टर है वो चेक करता है एट द रेट ऑफ, मतलब 1 घंटे के अंदर 25 पीसेज वो चेक कर लेता है विद एन एक्यूरेसी ऑफ 98%। कंप्लीट नहीं है, 100% एफिशिएंसी नहीं है। वाइल इंस्पेक्टर ऑफ ग्रुप B कैन चेक एट द रेट ऑफ 15 पीसेज, थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, सुस्त राम है मेरी तरह है शायद। तो 15 पीसेज पर आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 95%, लेकिन एक्यूरेसी उसकी और कम हो जाती है, सुस्त भी काम कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, और 95% एक्यूरेसी है। द इंस्पेक्टर ऑफ ग्रुप A एंड B आर पेड ₹40 एंड ₹30 पर आवर रिस्पेक्टिवली टू डू द वर्क। जो ग्रुप A है उसको ₹40 पर आवर का वो मिलता है वेजेस, और ग्रुप B वाले को ₹30 पर आवर का मिलता है। ईच टाइम एन एरर इज कॉस्ड बाय एन इंस्पेक्टर इट कॉस्ट ए लॉस ऑफ ₹20 टू द कंपनी। और जो वो एरर करते हैं उस एरर की वजह से कंपनी को ₹20 का नुकसान होता है। द कंपनी हैज़ 8 इंस्पेक्टर इन ग्रुप A एंड 10 इन ग्रुप B। ग्रुप A के अंदर 8 इंस्पेक्टर हैं, ग्रुप B के अंदर 10 इंस्पेक्टर हैं। द कंपनी वांट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ इंस्पेक्टर टू मिनिमाइज टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट। मिनिमाइज हमें कॉस्ट को करना है। तो हम यह मान लेते हैं कि जो ग्रुप A के इंस्पेक्टर हैं उसमें से हमने X इंस्पेक्टर लिए, जो ग्रुप B के इंस्पेक्टर है उसमें से हमने Y इंस्पेक्टर लिए। ठीक है, अब यहाँ भी आप एक टेबल बना लो। उस टेबल में आप क्या करो, ग्रुप A के इंस्पेक्टर और ग्रुप B के इंस्पेक्टर उन्होंने क्या क्या किया वो सारा हम अलग अलग जो दे रखा है ना उसको इकट्ठा कर देते हैं, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ठीक है, अब यहाँ पर कितने इंस्पेक्टर हैं हमारे पास ग्रुप A के अंदर, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया सबको समराइज कर देते हैं। ग्रुप A के अंदर 8 इंस्पेक्टर है, ग्रुप B के अंदर 10 इंस्पेक्टर है। रेट ऑफ चेकिंग पर आवर, रेट ऑफ चेकिंग
पर आवर। जो ग्रुप ए के इंस्पेक्टर है वो 25 पीसीज चेक करते हैं एक घंटे में, और ये 15 पीसीज चेक करते हैं। इनएक्यूरेसी इन चेकिंग, चेकिंग में गड़बड़ कितनी करते हैं? तो एक्यूरेसी इसकी दी थी 98%। 98% का मतलब है 2% की इनएक्यूरेसी हो रही है, मतलब 0 उसको 2% को आप लिख दो 0.02, और उसकी एक्यूरेसी कितनी थी 95%, मतलब वो आ गया 0.05। इनएक्यूरेसी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इनएक्यूरेसी इन चेकिंग। अब कॉस्ट कितनी पड़ती है कंपनी को? दोनों में से कोई भी गड़बड़ करता है उसको 20 रुपये की कॉस्ट पड़ती है कंपनी को एक्स्ट्रा। वेजेस रेट पर आवर, उनको वेजेस कितना मिल रहा है? जो ग्रुप ए के इंस्पेक्टर है इनको 40 रुपीज़ मिल रहा है, और ग्रुप बी के इंस्पेक्टर को 30 रुपीज़ मिल रहे हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इससे हमें बनाने हैं अब कंस्ट्रेंट। तो अब यहाँ पर सबसे पहला हम काम क्या कर लेते हैं। एक जो पहला कंस्ट्रेंट है आपका, वो कंस्ट्रेंट आपका बन गया कि जो दोनों इंस्पेक्टर हैं मिलाकर कितने हमारे पास 10 इंस्पेक्टर हैं। इसके अंदर 8 इंस्पेक्टर हैं, इसके अंदर 10 इंस्पेक्टर हैं, मिलाकर नहीं अलग अलग है, इसमें 8 है इसमें 10 है। तो अगर हम ग्रुप ए से ले रहे हैं कि भाई एक्स इंस्पेक्टर काम करेंगे, तो एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 होनी चाहिए, क्योंकि 8 से ज़्यादा इंस्पेक्टर आप ले ही नहीं सकते, है ही नहीं आपके पास, लोगे कहाँ से, ठीक है। ग्रुप बी के इंस्पेक्टर 10 है, तो इसकी इक्वेशन आपकी बन जाएगी y लेस देन इक्वल्स टू 10। इससे तो हमारे पास ये बन गया। अब जो ये रेट ऑफ चेकिंग है, ठीक है, इसके हिसाब से हम आवरली कॉस्ट निकाल लेते हैं ग्रुप ए की और ग्रुप बी के इंस्पेक्टर की, कि एक घंटे में हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो आवरली कॉस्ट कितनी पड़ रही है? आप 40 रुपये दे रहे हो पर आवर इंस्पेक्टर ए को, ठीक है, लेकिन जो उसकी इनइक्वेसी होती है उसकी वजह से आपको इतने का नुकसान और पड़ रहा है, यानी आप वो भी तो उसमें दे रहे हो, यानी 40 प्लस में 25 पीसीज वो चेक करता है, उसमें इनएक्यूरेसी इतनी है, तो 25 इंटू में 0.02, 25 पीसीज में इनएक्यूरेसी इतनी है, और एक इनएक्यूरेसी की आपकी कॉस्ट पड़ती है 20 रुपये। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, कितना बन गया? ये हम निकाल रहे हैं ग्रुप ए के लिए, तो 40। अब यहाँ से 20 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 जब 40, तो 40 का मतलब आ गया यहाँ पर 0.4, और 0.4 को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10, यानी ये आ गया 50। ऐसे आप ग्रुप बी का निकालो। तो ग्रुप बी में आप दे रहे हो इंस्पेक्टर को पर आवर 30 रुपीज़, लेकिन वो पीसीस कितने चेक कर रहा है घंटे में? 15। इनएक्यूरेसी उसकी कितनी है? 0.05, और 20 रुपये की आपको कॉस्ट पड़ रही है। तो ये सारा मिलाकर आपके पास कितना बन गया? 25 जा करेंगे 100, यानी 1 रह जाएगा, और 15 इधर हो गया, यानी 45 हो गया ये। तो ये आपको आवरली कॉस्ट पड़ रही है इन दोनों की। तो ये जो आवरली कॉस्ट आपको पड़ रही है ये करनी है आपको मिनिमाइज। तो यहाँ से आपका z कितना बनेगा? तो आपके पास जो नंबर ऑफ इंस्पेक्टर है वो काम कितने कर रहे हैं? x इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आवरली कॉस्ट कितनी पड़ गई आपके पास? 50। तो 50x, और कितने इंस्पेक्टर हैं आपके पास? 8 इंस्पेक्टर हैं, प्लस 45y, कितने इंस्पेक्टर है आपके पास? 10। तो ये बन गया आपके पास 400 एंड 450y, ये बन गया हमारे पास z। अब इसको आपको मिनिमाइज करना है। कंस्टेंट हमारे पास 2 तो ये आ गए थे, और कंस्टेंट हमारे पास क्या बनेंगे? x की वैल्यू जो भी आप इंस्पेक्टर लोगे वो 0 से ज़्यादा तो होनी चाहिए, एक ये बन गया, और एक y, ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है।
तो इसके बाद जो कंस्ट्रेंट आएगा उसमें हमने देखा कि भाई रेट ऑफ चेकिंग पर आर यानी 1 घंटे में 25 पीस चेक कर रहा है, और आपको नंबर ऑफ़ आवर्स कितने दे रखे थे क्वेश्चन में, 8 आवर डे दे रखे थे। एक दिन के अंदर आपको 8 घंटे मिलेंगे, तो 25 पीस वो 1 घंटे में चेक कर रहा है, यानी 25 इंटू में 8। कौन चेक कर रहे हैं? एक्स इंस्पेक्टर है, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और दूसरा जो ग्रुप बी इंस्पेक्टर है वो 15 पीसीस चेक करता है, 8 घंटे के अंदर आ जाएगा 15 इंटू 8 इंटू वाई। अब यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी है, जो पीसीस वो चेक करेंगे, आपको दिया हुआ है एटलीस्ट 1800 पीसीस हैव टू बी चेक्ड। तो एटलीस्ट का मतलब ये साइन आ गया। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, जितना कॉमन आप निकाल सकते हो। देखो 5 कॉमन निकल जाएगा, 8 यहाँ से कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा, 8 भी निकल जाएगा, पहले 8 ही निकाल देते हैं। इधर से रह गया 25x, इधर से रह गया 15y, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 ज़ा 16, 2 बचेगा, फिर 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। अब 5 कॉमन निकाल दो, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, और 5 से इसको काटोगे तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 5x प्लस में 3y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 45। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब आपके पास कंस्ट्रेंट एक तो ये है, एक ये है, और एक ये हो गया, और एक हमने यहाँ पर बनाया ये 5th। ये कंस्ट्रेंट है, ये z है। आगे काम आपको वही करना है, इनसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम लेंगे, तो देखो पहले इसी को ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 करते हैं तो y आ जाएगा 15, y 0 करेंगे तो x आ जाएगा आपके पास 9। ये कंस्ट्रेंट आ गया। इन दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है, x 0 इधर होता है, y 0 इधर आ गया। उसके बाद x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 8 यहाँ पर कहीं आएगा, इसकी लाइन ऐसे आ जाएगी सीधी, और y की वैल्यू 10, इसकी लाइन यहाँ से कहीं सीधी आ जाएगी ऐसे। तो अब यहाँ पर देखो आप, ये भी लेस है, ये भी लेस है, तो यहाँ से भी ट्रू आएगा, यहाँ से भी ट्रू आएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ, इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ। यहाँ पर ग्रेटर देन है तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन के अगेंस्ट जाएगा, मतलब इस तरफ जाएगा। तो कॉमन पार्ट आपका ये वाला बन गया। एक तो ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा आपका। यहाँ पर x की वैल्यू है 8, ये इक्वेशन हमारे पास है 5x प्लस में 3y इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी 8, 8 को आप यहाँ पर पुट करोगे, 8 5 ज़ा 40, 40 को उधर ला के माइनस करोगे तो बन गया 5। y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5/3। x की वैल्यू तो 8 रहेगी। यहाँ पर x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10, इधर y की वैल्यू 10 रहेगी, y की वैल्यू 10 करेंगे, हो गया 30, 30 को उधर ला के माइनस करोगे, आ जाएगा आपके पास 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपके पास टर्म्स आ गई। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, z में वैल्यू आपको डालनी है। कॉर्नर पॉइंट आ गया हमारे पास 310, 810 एंड 8/3। z हमारे पास ये आ रखा है 400x 450y। तो 3 को यहाँ पर डालोगे आप 1200 हो गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4500 हो गया। ये आ जाए आपके पास 5700। 8 को यहाँ पुट करते हैं 3200, 10 को यहाँ पुट करोगे फिर 4500, ये आ जाएगा आपके पास 7700। फिर 8 यहाँ पुट करोगे आप 3200, 5/3 यहाँ पुट करोगे तो 3 से देखो 450 कट जाएगा 150 पे, 150 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 750। यह आ गया आपके पास 3950, और यही आपका मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो जो उसकी कॉस्ट होगी असाइनमेंट की कंपनी के लिए, ये कॉस्ट उसकी मिनिमम होगी जब x की वैल्यू होगी 8, y की वैल्यू होगी 5/3। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे अगर इतना ही पूछा जाता है तो इसको आप यहीं पर ही ख़त्म कर दो।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि हाउ मेनी इंस्पेक्टर आर देयर, तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 5/3 मतलब ऑलमोस्ट 2 हो गई। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू 2 कर सकते हो अगर आपसे नंबर ऑफ इंस्पेक्टर बताने, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्पेक्टर फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, 5/3 तो हो नहीं सकता। तो आई थिंक ये असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आपको क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। तो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कराए हैं, होपफुली उसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है LPP की, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। बाकी आज की वन शॉट सीरीज़ में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली वन शॉट सीरीज़ में, जिसमें हम करने वाले हैं टाइम सीरीज़। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।